अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने 11th क्लास का जो सिलेबस है उसमें डाल्टन्स लॉ और चार्ल्स लॉ को डिस्कस किया था। तो आज हम एवोगैड्रो लॉ को डिस्कस करेंगे और साथ में हम डिस्कस करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम एवोगैड्रो लॉ को डिफाइन करते हैं यहाँ पर कि एवोगैड्रो लॉ क्या होता है। एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। तो सिंपल एवोगैड्रो ने क्या बोला? एवोगैड्रो ने बोला 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट STP occupies the volume of 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ये किसने बोला? ये एवोगैड्रो ने बोला। उसने बोला किसी भी गैस का अगर आप 1 मोल लें किस पर, STP पर, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पर STP जो आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है। तो इसमें अगर हम वैल्यूज देखें तो प्रेशर का वैल्यू होना चाहिए 1 atm। प्रेशर का वैल्यू कितना होना चाहिए? 1 atm। और टेम्परेचर का जो वैल्यू होना चाहिए वो होना चाहिए 273 केल्विन। और उसके साथ साथ अगर नंबर ऑफ मोल की बात करें तो वो होना चाहिए 1। ये हमारे पास जो है STP कंडीशन है। किसकी कंडीशन है? STP की कंडीशन है। फर्ज करें कोई भी गैस हो, फर्ज करें हमारे पास जो है हाइड्रोजन का एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसका मास है 2 और इसके मोल्स कितने हैं? 1 है। क्योंकि हमें यहाँ पर ये वैल्यूज रखने हैं कि कौन से वैल्यूज रखने हैं? ये वैल्यूज रखने हैं। तो हमें जो है कितना वॉल्यूम मिल जाएगा? 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ। तो यहाँ पर देखिए आप 2 हमने इसका मास रख दिया, 1 इसके मोल रख दिए और 273 हमने इसका टेम्परेचर रख दिया और प्रेशर हमने 1 atm रख दिया। तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम जो है 22.4 डेसीमीटर क्यूब बन जाएगा, ठीक है। अगर हम ये वैल्यूज ना लिखें, सिर्फ कंसीडर करें तो भी ठीक है। अगर हम इसको कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वैल्यूज नहीं लिखता, यहाँ पर मैं सिर्फ कंसीडर करता हूँ कि यहाँ पर 1 मोल है और 22.4 डेसीमीटर क्यूब जो है इसका वॉल्यूम है और इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? 2 बातें आपको जहन में रखनी है। कौन सी? एक आपको STP के वैल्यूज याद करने। प्रेशर को कितना होना चाहिए STP पर? 1 atm। टेम्परेचर 273 केल्विन। नंबर ऑफ मोल्स 1 होने चाहिए। उसके साथ साथ फिर क्या होगा? फिर कोई भी गैस हो, कोई भी आइडियल गैस हो, उसका वॉल्यूम इतना होगा और उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने होंगे, कोई भी आइडियल गैस हो। उसके बाद अगर हम यहाँ पर CO2 गैस की बात करें तो CO2 गैस का मोलर मास होता है 44, इसके मोल्स हैं 1। तो इसके STP पर कितना वॉल्यूम होगा? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 6.02, 3 × 10 पावर 23, जिसको हम एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। अगर दूसरी गैस लें यहाँ पर हम हमारे पास है N2 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मास होता है 14 और N2 है तो हमारे पास कितना मास है? 28। तो इसका 1 मोल जो है उसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 डेसीमीटर क्यूब और इसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 6.02 × 10 पावर 23 Na, जिसको हम एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। तो ये हमारे पास जो है एवोगैड्रो का लॉ था। या फिर इस लॉ को ऐसे भी बोला जाता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ मोल्स। या फिर इसको इक्वेशन में लिखा जाता है N1/V1 इज इक्वल टू N2/V2। ये सिंपल हमारे पास जो है एवोगैड्रो का लॉ है। बात समझ में आ रही है? क्या बोला इसने? इसने बोला अगर STP कंडीशन हो, प्रेशर 1 atm हो, टेम्परेचर 273 केल्विन हो, नंबर ऑफ मोल्स 1 हो, तो कोई भी आइडियल गैस हो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके इक्वल हो जाएंगे Na यानी एवोगैड्रो नंबर के, और उसका वॉल्यूम जो है 22.4 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये हमारे पास जो है एवोगैड्रो का लॉ था। उसके बाद अब हम बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। किसकी बात करते हैं हम? आइडियल गैस इक्वेशन। डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ हमने पढ़ा था।
बॉयल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के साथ कौन से रिलेशन में, इनवर्स रिलेशन में, मतलब वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 1/P, मतलब प्रेशर। चार्ल्स लॉ हमने पढ़ा, चार्ल्स लॉ के अंदर क्या था, चार्ल्स लॉ के अंदर ये था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अभी हमने एवोगैड्रो लॉ पढ़ा, उसके अंदर क्या था, एवोगैड्रो ने ये बोला कि नंबर ऑफ मोल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। ये हमारे पास जो 3 लॉज है। अब इन तीनों लॉ से हम क्या ड्राइव करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन ड्राइव करेंगे। गौर से देखें आप, यहाँ पर वॉल्यूम प्रेशर से कौन सा रिलेशन में, इनवर्स। यहाँ पर वॉल्यूम टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल से डायरेक्ट रिलेशन में। तो कैसे लिखेंगे हम, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी NT/P, मतलब वॉल्यूम जो है टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल से डायरेक्ट रिलेशन में और प्रेशर से इनवर्स रिलेशन में। बात समझ में आ रही है। अब अगर हम P को यहाँ पर ले आए तो PV किसके रिलेशन में आ जाएगी, PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ मोल्स इनटू टेम्परेचर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर हम प्रोपोर्शनल की साइन हटा दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोई ना कोई गैस कांस्टेंट आ जाएगा और उसको हम बोलते हैं R, जिसको हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये हमारे पास जो है आइडियल गैस इक्वेशन की डेरिवेशन है। होप आपको समझ में आ गई होगी। कैसे, फिर से देखिए आप, वॉल्यूम प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशन में है, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल से डायरेक्ट रिलेशन में। देखिए आप, प्रेशर से इनवर्स रिलेशन है, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, अगर हम प्रेशर को यहाँ पर ले आए तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर के डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। अगर प्रोपोर्शनल की साइन हटा दें हम तो क्या आ जाएगा, PV इज इक्वल टू nRT। R जो है हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास जो है क्या थी, आइडियल गैस इक्वेशन की। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू राइट the how to calculate density of an ideal gas. So it's very simple, as we understood that PV is equal to nRT, PV is equal to nRT। तो अब हम इस इक्वेशन से अब हम क्या करेंगे, डेंसिटी निकालने का फार्मूला बनाएंगे। कैसे, देखिए आप, यहाँ पर PV is equal to nRT है। गौर से आप देखिए, ये जो n है, ये n है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, मास गिवन अपॉन मोलर मास। यहाँ पर ये जो छोटा m आप देख रहे हैं, ये डिफाइन करता है मास गिवन को, किसको, मास गिवन को, और ये जो है किसको डिफाइन करता है, मोलर मास को, किसको डिफाइन करता है, मोलर मास को। तो यहाँ पर n को हम ऐसा लिख सकते हैं, m अपॉन m, मतलब स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू R इंटू T, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। बात समझ में आ रही है। अगर हम यहाँ पर देखिए आप, सिंपल बात है, सिंपल समझने की बात है। अगर हम इस मोलर मास को यहाँ पर ले आए तो क्या हो जाएगा, PM इज इक्वल टू M अपॉन V R T। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। यहाँ पर M अपॉन V जो है वो डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन होती है। बात समझ में आ रही है। मास अपॉन वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, PM इज इक्वल टू D, अच्छा सॉरी, इसको हम डेंसिटी की टर्म में लिखते हैं, D इज इक्वल टू PM अपॉन RT। तो ये हमारे पास जो है किसका डेरिवेशन आ गया, डेंसिटी कैलकुलेट करने का डेरिवेशन आ गया। कैसे आया, देखिए आप, सिंपल तरीका है। PV इज इक्वल टू nRT, जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं, उसको हम ले आए। कैसे ले आए हम, PV इज इक्वल टू nRT लिखा हमने। फिर देखिए आप, यहाँ पर n की जगह हमने n का फार्मूला यूज किया, कौन सा, मास गिवन अपॉन मोलर मास वाला, मास गिवन अपॉन मोलर मास। और इस m को यहाँ पर ले आए तो यहाँ पर वॉल्यूम आ गया। तो मास अपॉन वॉल्यूम किसका फार्मूला होता है, डेंसिटी का। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगी, डेंसिटी मिल जाएगी, m अपॉन v मतलब डेंसिटी इंटू RT। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको यहाँ पर ले आए तो यहाँ पर डेंसिटी किसकी इक्वल हो जाएगी, PM अपॉन RT। तो ये हमारे पास डेंसिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला। सिंपल हमारे पास ये एवोगैड्रो का लॉ था और आइडियल गैस इक्वेशन हमने ड्राइव करना सीखी, और प्लस में हमने डेंसिटी की भी इक्वेशन सीखी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हम आर्क के बारे में बात करेंगे, जिसे जनरल गैस
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोला जाता है।